के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में होने वाली घटनाओं के संबंध में। आप जानते हैं कि चर्चिल के अटलांटिक चार्टर भारत पर नहीं लागू किए जाने वाली घोषणा के बाद भारतीय जनमानस में एक अलग तरीके का रुझान आया था और लोगों को लगने लगा था कि अंग्रेज जो है सो भारतीयों को साम्राज्यवाद से मुक्त करना नहीं चाहते। तो वैसी स्थिति में सेकेंड वर्ल्ड वार में शामिल होने का कोई मायने नहीं रह जाता था। लेकिन चूंकि सेकेंड वर्ल्ड वार साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई के रूप में स्थापित थी, तो ऐसी स्थिति में उसको छोड़ा भी नहीं जा सकता था। तो स्थिति बनी कि अब क्या हो। तो आरंभ में आप जानते हैं कि गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, जिसमें विनोबा भावे, नेहरू जी वगैरह और दूसरे सब सत्याग्रही शामिल हुए थे, वो सब तो चल ही रहा था। लेकिन एक तरह से कहा जाए कि मोह भंग हो चुका था ब्रिटिश शासन से। सामान्य जनमानस इससे काफी उद्वेलित था और सेकेंड वर्ल्ड वार की हार्डशिप्स की स्थिति को झेलना पड़ रहा था भारतीयों को। ऐसा स्थिति हो गया था। तब तक जो है सो एक विचारधारा ये भी हो रही थी, जिसमें हम लोग जानते हैं सुभाष चंद्र बोस वगैरह जैसे लोग थे, कि जापानियों से, जर्मनों से मदद लेने की बात हो रही थी, क्योंकि यह मान के कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इस तरह से। तो बहुत ही विकट स्थिति थी और कांग्रेस को पार्टी के स्तर पर कुछ न कुछ निर्णय तत्काल लेने की जरूरत हो गई थी। तो इस तरह से एक पृष्ठभूमि बनती जा रही थी। क्रिप्स मिशन का फेलियर उसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि स्टैफोर्ड क्रिप्स का जो प्रस्ताव था वो उसको जो है सो सिरे से नकार दिया गया। आप जानते हैं उसमें उसको कहा गया कि ये ब्लैंक पोस्ट डेटेड चेक है। फिर नेहरू जी ने गांधी जी के बात को सपोर्ट किया कि पोस्ट डेटेड चेक तो है, साथ साथ ऐसे बैंक का जो कि खुद बैंक करप्ट हो रहा है। तो ये स्थिति होती चली गई। क्रिप्स मिशन के बाद अब हमारे पास कोई चारा नहीं बचा था आंदोलन को छोड़कर, कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। ऐसी स्थिति में लगभग समूचे हिंदुस्तान की जनता और उसके नुमाइंदे, इवन कांग्रेस, अब इस विचार में अपना मन बना रही थी कि कोई अल्टरनेट रास्ता खोज ले। तो ऐसी स्थिति में आप जानते हैं कि 42 का जो अधिवेशन हुआ उसमें बंबई में गांधी जी ने लोगों को आंदोलन का नारा दिया। आप जानते हैं उसमें करो या मरो प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके साथ साथ स्थिति बहुत तेजी से बदली। होता क्या है कि 8 अगस्त को गांधी जी ये प्रस्ताव देते हैं और उसी रात 9 अगस्त तक पूरे भारत में जो है सो सारे नेता गिरफ्तार किए जाते हैं। कांग्रेस के जितने भी कार्यकारी मेंबर्स थे वो सब इसमें गिरफ्तार कर लिए गए और जिसका प्रभाव जनमानस पर बिल्कुल विपरीत पड़ा। तैयारियां पहले से ही चल रही थी। बिहार में इस आंदोलन ने एक विशिष्ट रूप ले लिया था। वो शुरू होता है, तैयारियां तो शुरू हो रही थी पहले से। आप जानते हैं कि 31 जुलाई 1942 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बिहार के कार्यकर्ताओं को संगठित होने का निर्देश दे दिया था कि अब कुछ भी हो सकता है, कोई भी स्थिति के लिए हम लोग को तैयार रहना चाहिए।
और 8 अगस्त को करो या मरो जो है सो प्रस्ताव के बाद आ, कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। लेकिन चूंकि सारे नेता गिरफ्तार हो चुके थे, इसलिए जो है सो आपको पता भी होगा कि ग्वालियर टैंक मैदान में जहां से ये आंदोलन शुरू करना था, वहां पर कोई कोई बड़ा नेता नहीं था। अरुणा आसफ अली, जो आसफ अली की पत्नी थी, उसने जो है सो झंडा फहराकर जो है सो आंदोलन का सूत्रपात किया। तो ये पहली बार ऐसा हुआ कि बिना किसी नेता के जो है सो ये चल पड़ा। 9 अगस्त को राजेंद्र प्रसाद बिहार से गिरफ्तार कर लिए गए। नतीजा क्या हुआ कि सारे लोग जो है सो गिरफ्तारी के विरोध में एकत्रित हो गए। जैसे ही लोगों ने खबर सुनी, पटना के सदाकत आश्रम में जितने कांग्रेसी उस समय लोग थे, वो सब पहुंच गए, एक जगह पर एकत्रित, और वहां से जुलूस बनाकर वो लोग बांकीपुर जेल पहुंचे। और बांकीपुर जेल के सामने उन लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू किया। फूलन प्रसाद वर्मा, मथुरा प्रसाद, अनुग्रह नारायण, ये सब वहां पर से गिरफ्तार हो गए। तो इस तरह से अब देखिए, गिरफ्तार होना भी स्वाभाविक था। एक युद्ध की स्थिति, तो पब्लिक सेफ्टी लॉज लागू होता है, तो ऐसे जुलूसों को अनुमति नहीं दी जाती है। नतीजा क्या हुआ कि दमन चक्र भी उसके साथ साथ चलना बिल्कुल स्वाभाविक था। इसलिए राजेंद्र प्रसाद की तो पहले गिरफ्तारी हुई थी, फूलन प्रसाद वर्मा, मथुरा प्रसाद, अनुग्रह नारायण, इन सब की भी गिरफ्तारी हो गई। अब क्या है, इस सब घटना को देखते हुए जो है सो सरकार भी पहले से तैयार थी। उसने जो है सो एक गजट, जिसको हम लोग कहते हैं असाधारण गजट। साधारण गजट क्या होता है कि उसमें जो है सो सरकार के क्रियाकलापों का रूटीन ब्यौरा आता है, और कोई ऐसी घटना या कोई ऐसी बात को प्रकाशित करने का अगर गजट में जरूरत पड़ता है, तो उसको हम लोग असाधारण गजट करते हैं, जो कि सामान्य प्रक्रिया से अलग हटके। तो बिहार गजट में वही एक असाधारण अंक का प्रकाशन किया, और उसमें उस गजट के हिसाब से बिहार कांग्रेस कमेटी और इसकी सारी सहयोगी संस्थाओं को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। ये उसी दिन, साथ साथ तुरंत जो है सो उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया। एक तो घोषित कर दिया गया, और दूसरे तुरंत इम्प्लीमेंट किया गया। क्या इम्प्लीमेंटेशन हुआ कि कांग्रेस कमेटी का जितना खाता था सबको सील कर दिया गया, जब्त कर लिया गया। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का, अखिल भारतीय चरखा संघ का, खद्दर भंडार का, और बिहार केंद्रीय रिलीफ अधिकोष, ये सब खाते जो भी कांग्रेस के पास थे, वो सब जो है सो सबका जो है सो पैसा जब्त कर लिया गया, सारी राशि। जो भी समाचार पत्र थे, आप जानते हैं कि ये सरकार के कंट्रोल में हुआ करता था उस समय, तो उन सभी समाचार पत्रों के प्रकाशन पर रोक लगा दी गई थी। तब नेता गिरफ्तार, कमेटी के पास पैसा नहीं, दमन चक्र चालू, कौन आएगा सामने? तो ऐसी स्थिति में एकमात्र उपाय था कि जनता का स्वतः स्फूर्त आंदोलन, और वही हुआ यहाँ पर। और इसमें आप शुरू से देखिए पूरा इतिहास उठा के, तो आपको लगेगा कि इसमें हमेशा छात्र सबसे आगे होते हैं। तो ये जिम्मा फिर से एक बार छात्रों के हाथ में आया। तो राजेंद्र बाबू की गिरफ्तारी के विरोध में बीएन कॉलेज में जो है सो छात्र इकट्ठा हुए, और वहां से उन लोगों ने पटना विश्वविद्यालय की तरफ प्रस्थान किया, और वहां एक काफी बड़ा प्रदर्शन हुआ। इसके बाद जगत नारायण लाल, जो तत्कालीन बड़े नेताओं में से थे, उन्होंने कांग्रेस मैदान में जो है सो एक सभा की। भगवती देवी ने स्थानीय गांधी मैदान में एक बड़ी सभा का आयोजन किया, और इस तरह से जो है सो एक्टिविटीज 9 तारीख और 10 तारीख में बहुत तीव्र हो चुकी थी राजनीतिक गतिविधियां। सबसे टर्निंग पॉइंट इस आंदोलन का साबित हुआ 11 अगस्त। 11 अगस्त को सुबह 11 बजे पटना के डीएम जो थे, डब्ल्यू जी आर्चर तत्कालीन, उसने जो है सो
फायरिंग का आदेश दे दिया कि जो है सो अगर ऐसी एक्टिविटी होती है तो आप जो है सो फायरिंग कर सकते हैं। अभी इसी बीच में जो है सो छात्रों का एक बड़ा जत्था निकलकर जा रहा था सचिवालय पर झंडा फहराने के लिए। और इस जो है सो क्रम में आप बहुत अच्छी तरह से इससे परिचित हैं कि 7 जो है सो छात्र शहीद हो गए और अंततोगत्वा उन्होंने सचिवालय के ऊपर झंडा फहराया। मतलब होता क्या था कि एक आदमी आगे बढ़ता था, फिर वो उसको गोली लगती थी, दूसरा आदमी दौड़कर पीछे से झंडा को पकड़ता था, फिर लेके आगे बढ़ता था और इस क्रम में जो है सो गोलियां चलती रही और जो है सो उसमें 7 को ऑन द स्पॉट जो है सो गोली मार दी गई। लेकिन अंततोगत्वा इन लोगों ने वहां पर झंडा फहराया। आप जानिए उस इन 7 का परिचय जो है सो आपके समक्ष हम प्रस्तुत कर रहे हैं। और ये 7 शहीद हैं हमारे सामने, जिसमें जिनको कि हम लोग जो है सो उनके मृत्यु के क्रम से, कहने का मतलब जो पहले मरा और जो पीछे मरा उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पर रख रहे हैं। सबसे आगे थे देवीपत चौधरी। मात्र 14 साल की उम्र का ये बालक कक्षा 9 का छात्र था, मिलर हाई स्कूल पटना का। और इसका जन्म स्थान था बांग्लादेश के सिलहट के पास का एक गांव जिसका नाम था जमालपुर। और वहां का वो छात्र था और इस आंदोलन में आगे आगे चल रहा था झंडा लेकर। सबसे आगे चलने के क्रम में इसको जैसे ही ये लोग जो है सो सचिवालय के निकट पहुंचे तो उनको जो है सो रोकने के लिए फायरिंग शुरू किया और देवीपत चौधरी को गोली लगी। जैसे वो जो है सो गिरा, तुरंत उसके पीछे राय गोविंद सिंह थे, जो पुनपुन हाई स्कूल में कक्षा 11 के छात्र थे और ये स्थानीय दशरथा गांव के निवासी थे, ये बाईपास के पास। फिर उसके ठीक पीछे रामानंद सिंह थे। जब राय गोविंद सिंह को गोली लगी तो उसके पीछे रामानंद सिंह, ये राम मोहन राय सेमिनरी हाई स्कूल के छात्र थे। ये पटना के शहादत गांव के निवासी थे। इनके पिता का नाम जो है सो लक्ष्मण सिंह था। उसके ठीक पीछे, मतलब ये क्रम मरने के क्रम के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं। राजेंद्र सिंह थे, ये पटना हाई स्कूल के कक्षा 11वीं के छात्र थे, सारण के बनवारी चक के निवासी थे। उसके ठीक पीछे जगपति कुमार जो बीएन कॉलेज के छात्र थे, ये औरंगाबाद के खराटी गांव के जो सो रहने वाले थे। छठे नंबर पर थे सतीश प्रसाद झा, जिनका घर हुआ करता था भागलपुर के निकट खड़हड़ा जो है सो गांव, जहां पर कि आज के डेट में बाराहट स्टेशन बना हुआ है। उनके पिता थे जगदीश प्रसाद झा, ये पटना कॉलेजिएट स्कूल में 11वीं कक्षा के छात्र थे। और सबसे अंत में जो शहीद हुए थे उनका नाम था उमाकांत सिंह, ये राममोहन राय सेमिनरी के छात्र थे। इनके पिता श्री राजकुमार सिंह थे, जो सारण जिला के नरेंद्रपुर ग्राम के निवासी थे। आज भी आप इनका स्मारक जो है सो स्थानीय जो पटना की विधानसभा है उसके सामने इसको देख सकते हैं। ये पूरी घटना जो है सो मने हृदय विदारक थी। हजारों की संख्या में लोग जो है सो घायल हुए, भगदड़ में पीटे गए, बहुत तरह तरह से। और ये 7 तो ऑन द स्पॉट जो है सो शहीद हो गए। इसके खिलाफ में जो है 12 अगस्त को पूरा पटना जो है सो हड़ताल हो गया। और आप जानते हैं कि 10 से 14 तारीख तक पटना में कोई गतिविधि नहीं हुई और पटना का प्रशासन पूरी तरह से लोगों के द्वारा, आंदोलनकारियों के द्वारा ठप हो गया था। कहा जाता है कि जो है सो इस बीच में कोई सरकार ही काम नहीं कर रही थी। इसके साथ साथ हम लोग जो है सो राज्य के, ये तो पटना की घटना हुई, इसके साथ साथ राज्य के अन्य जगहों पर जो गतिविधियां हो रही थी उसकी भी एक चर्चा कर लें। 2 इम्पोर्टेंट जगहों पर मजदूरों ने बहुत बड़ा हड़ताल आयोजित कर दिया। एक तो है जमशेदपुर में 9 अगस्त को मजदूरों ने सभा की और 9, 10, 11 को टाटा के जो सो कारखाने में यह हड़ताल किया।
उसी तरह से डालमिया नगर रोहतास में कार्यरत मजदूरों ने जो है सो हड़ताल किया। सिवान में वैसी ही घटना दोहरा दी गई जैसे कि सचिवालय के पास। वहां थाने पर झंडा फहराने के क्रम में फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव को सीधे सीधे गोली मार दी गई। सारण में जगलाल चौधरी के नेतृत्व में एक भीड़ ने जो है सो पुलिस थाने को जला दिया, आग के हवाले कर दिया। और उसका कारण भी था, इस जिला में सबसे ज्यादा गतिविधि हो रही थी। आप जानते हैं कि पटना और सारण गंगा के इस पार और उस पार हो जाता है, तो वहां पर जो है सो पटना का प्रभाव बहुत ज्यादा था। मरने वालों शायद शायद शहीदों में भी सारण के लोग थे। तो इस स्थिति में जो है सो वहां पर बहुत सारी गतिविधियां बढ़ गई थी। और एक जो है सो ऑर्डर निकाल के सारण को अपराधी जिला घोषित कर दिया गया। चंपारण में वहां के स्थानीय लोगों ने अलग सरकार बना लेती, एक समानांतर सरकार बना ली थी। दरभंगा में कुलानंद वैदिक ने और सिगवारा में कर्पूरी ठाकुर ने मिलकर जो है सो उस पूरे क्षेत्र की संचार व्यवस्था ठप कर दी थी। मुजफ्फरपुर के पास एक थाने को पूरी तरह से जला दिया गया। गया के निकट कुर्था थाने में झंडा फहराने की कोशिश में श्याम बिहारी लाल को जो है सो गोली मार दिया गया। कटिहार थाने पर झंडा फहराने के चक्कर में जो है सो वहां एक 13 साल का छोटा लड़का ध्रुव कुमार गोली का शिकार हुआ। डुमरांव में कपिल मुनि को गोली मार दी गई। जमशेदपुर में जहां हड़ताल पहले से ही चल रही थी, 20 अगस्त को भी पूर्ण हड़ताल आयोजित की गई। वहां एक इम्पोर्टेंट बात हुआ कि वहां के स्थानीय जो सो पुलिस रामानंद तिवारी ने एक इनकलाबी सिपाही दल का गठन किया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, सीतामढ़ी और दरभंगा जैसे कई जगहों पर क्रांतिकारी सरकारों का गठन हो गया। तिरहुत प्रमंडल में 2 महीने तक लगातार जनता का शासन रहा। अंग्रेजों का शासन लगभग समाप्त हो गया था, कोई एडमिनिस्ट्रेशन बचा नहीं था। अमरपुर में जो तत्कालीन भागलपुर में हुआ करता था, अब वो जो है सो बांका जिला में हो जाएगा, एक राष्ट्रीय सरकार का गठन हो गया था, वहां स्थापित हो गई थी। गांव में जो पंचायतें बनी, उसके बाद ग्राम रक्षा दल बने। इस तरह से एक समानांतर व्यवस्था। अब जो है सो लोग आपसी मामलों का निपटारा इन्हीं के माध्यम से करने के लिए जो है सो तत्पर थे, और जो है सो लोगों ने इसको जो है सो बहुत सपोर्ट दिया। ऐसा भी हुआ कि जो है सो एक जगह पर अमेरिकी सैनिकों की एक टुकड़ी को जो है सो ऑर्डर मिला कि आंदोलनकारियों पर गोली चलाया जाए, तो अमेरिकी सैनिकों ने जो है सो इससे इनकार कर दिया। अब आपके मन में होगा कि भैया अमेरिकी सैनिक यहाँ क्या कर रही। तो ये जो है सो युद्ध का समय था। 39 से 45 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू था। वैसी स्थिति में जो है सो मित्र देशों की सेनाएं अलग अलग क्षेत्रों में जो है सो कार्यरत थी, जिसमें अमेरिकी एक टुकड़ी यहाँ पर तैनात थी, बिहार में भी। सब चल रहा था। ऐसे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना घटी 9 नवंबर 1942 को, और ये दिन था दिवाली। दिवाली की अंधेरी रात का फायदा उठाकर जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ, कौन कौन थे, रामनंदन मिश्र, योगेंद्र शुक्ला और सूरज नारायण सिंह, ये चारों जो है हजारीबाग की जेल को दीवार को फांद कर जो है सो भाग गए, वहां से फरार हो। आप जानते हैं कि जो है सो तत्कालीन मैंने जेलों में बक्सर जेल, भागलपुर जेल और हजारीबाग जेल आज भी जो है सो बहुत ही कठोर जेल माना जाता है। तो मतलब वैसी कठोर व्यवस्था को धता बताकर इन लोगों ने जो है सो वहां से निकलने में कामयाबी हासिल कर ली। और ये सब भाग के वहां से गए कहाँ, बिल्कुल जो है सो फिल्मी स्टाइल में जो है सो छुपते छुपाते ये लोग वहां से निकल गए
नेपाल की तराई के क्षेत्र में हनुमान नगर में इन लोगों ने अपना जो है सो डेरा जमाया। और यही वो जगह है जहां पर इन लोगों ने मिलकर आजाद दस्ता का गठन किया। हम लोग यहाँ पर जो है सो समझेंगे आजाद दस्ता क्या था, और उसी आजाद दस्ता से प्रेरित होकर भागलपुर, पूर्णिया, मुंगेर के क्षेत्र में जो है सो सियाराम दल का गठन हुआ। हम लोग यहाँ पर जरा सा इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे कि आजाद दस्ता जैसा संगठन का औचित्य क्या था। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो तत्कालीन बढ़िया समाजवादी, आप जानते ही हैं, या प्रकाश नारायण वगैरह जो बसावन सिंह जैसे लोग सब समाजवादी एक साथ जो है सो उन लोगों के जो है सो समूह के लोगों में से थे, और बहुत ही कहा जाए कि वैचारिक तौर पर बहुत ही सजग और बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उन्होंने जो है सो बाद में इसकी जो है सो औचित्य को बताने का प्रयास किया, आजाद दस्ता का जो हैंडबुक था उसी के आधार पर। तो उसने कहा कि दो कारण बहुत महत्वपूर्ण थे क्यों ऐसा संगठन चाहिए। पहला बात यह था कि युवकों में जो हिंसा और संघर्ष की भावना पनप रही है उसको सही दिशा दिया जाए। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि जन विस्फोट के समय किसी कारण से अगर जो है सो कोई एक्टिविटी होती है और उसका बहुत दमन होता, तो वैसी स्थिति में मुकाबला करने के लिए जो है सो अपना रेसिस्टिव पावर होना चाहिए। इसलिए लोगों को ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए ताकि जो है सो उन परिस्थितियों का आसानी से मुकाबला कर सके, मतलब उनको साधन संपन्न बनाया जाए और पूरे क्षेत्र में जो है सो संगठनात्मक आधार उसको मिले। ऐसे ही में जो है सो बहुत इम्पोर्टेंट है आजाद दस्ता और सियाराम दल। हम लोग थोड़ा थोड़ा चर्चा दोनों के बारे में कर लें। आजाद दस्ता मार्च 1943 में नेपाल के राजविलास जंगल में स्थापित हुआ, और इसमें आप जानते हैं कि सूरज नारायण सिंह, जयप्रकाश नारायण जैसे लोगों के जो है सो कहिए कि उनके विचारों से ये जो है सो उत्पन्न होता है। छापामार गुरिल्ला युद्ध नीति जो है सो सिखाने के लिए ये था, और इस सिखाने का जिम्मा लिया था एक पूर्व फौजी ने, उसका नाम था नित्यानंद सिंह। यही इसके निदेशक भी रहे। मुख्य रूप से प्रशिक्षण में तीन बात थी कि यातायात के साधनों को नष्ट करना, औद्योगिक प्रतिष्ठानों को क्षति पहुंचाना, और संचार के साधनों को विनष्ट करना। तो ये प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती थी कि कैसे डाक तार के जो है सो नेटवर्क को जो है सो समाप्त किया जाए, औद्योगिक प्रतिष्ठानों में क्या एक्टिविटी की जाए, और जो है सो कोई रेल का पटरी कैसे उखाड़ा जाए, उखड़ेगा कि नहीं उखड़ेगा, कैसे आसानी से उखड़ा, इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग इसमें दी जाए। साधन क्या उपाय, कौन सी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड हथियार है उनका प्रयोग। अब कोई भी ऐसी एक्टिविटी करनी है तो उसके लिए हथियार चाहिए, और अलग अलग तरीके के औजार का प्रयोग, इसकी ट्रेनिंग दी जाती थी। दूसरा कि आग के माध्यम से सरकारी फाइलों को कैसे नष्ट किया जाए, और तीसरा रासायनिक पदार्थ और बारूद के इस्तेमाल से कैसे किसी प्रतिष्ठान या संस्थान को जो है सो नष्ट किया जाए। ये जो है सो ट्रेनिंग आजाद दस्ता में दिया जाता था। अब आइए थोड़ा सा सियाराम दल। नित्यानंद सिंह और सियाराम सिंह दोनों ही एक जैसे लोगों में से थे। आप जानिए कि भागलपुर, मुंगेर, पूर्णिया और आसपास के क्षेत्र में उसी से प्रेरित होकर, एक तरह से कहा जाए या इंडिपेंडेंट भी आप कह सकते हैं, सियाराम सिंह ने जो है सो वैसा ही कार्य करना शुरू किया जो आजाद दस्ता कर रही थी। इसमें जो है सो सबसे प्रमुख नाम सियाराम सिंह का है, पार्थ ब्रह्मचारी का है। इन लोगों ने जो है सो अपना केंद्र थाना बेपुर, भागलपुर को बनाया। वैसे सियाराम सिंह सुल्तानगंज के निकट तिलकपुर के रहने वाले थे। इन्होंने गंगा के जो है सो दियरा क्षेत्र में अपना जो है सो एक्टिविटीज का केंद्र स्थापित किया। कारण भी स्पष्ट था कि
गंगा के बीच में और गंगा के उस पार थाना बीरपुर में पहुंचना जो है सो पुलिस के लिए बहुत ही दुष्कर कार्य आज भी माना जाता है। तो इसलिए जो है सो वैसा जगह चुना गया। एक्टिविटीज इनकी बिल्कुल स्पष्ट थी। धन संचय, दूसरा शस्त्र संचय, कैसे जो है सो सामान जुटाया जाए, हथियार जुटाया जाए, उन शस्त्रों को चलाने के लिए प्रशिक्षण, और जन समर्थन को हासिल करने के लिए संगठनात्मक कार्यवाही। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें जो है सो एक्टिविटी थी। और लगभग पूरे जो है सो क्षेत्र में इन लोगों ने परेशान कर दिया था। भागलपुर, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, बांका, मुंगेर की जो है सो यहाँ पर अंग्रेजों का जीना हराम कर दिया था। खजाने को लूट ले जाना, कोई अंग्रेज अगर है तो उसके घर में उसके जो है माल असबाब को लूट ले जाना, और उसके माध्यम से जो है सो अपनी एक्टिविटीज को चलाना। तो अंग्रेजों के दृष्टिकोण से ये बहुत ही कुख्यात हो चुके थे। तो जो एक तरफ आजाद दस्ता जो कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जो है सो बिहार में हो गया, राजविलास जंगल और आसपास से जो है सो आप उसको एसोसिएट कर, और दूसरा जो है सो पूर्वी भाग में जो है सो सियाराम दल। तो बिहार में जो है सो 1942 का आंदोलन बिल्कुल जो सो हिंसात्मक रूप से आगे बढ़ा। इसमें गांधी जी की अहिंसावादी नीति कहीं भी काम नहीं कर रही थी। और जो है सो ये एक्टिविटी, ये अलग बात था कि जो है सो ये जो सो स्टार्ट राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी से हुआ, लेकिन इसमें जो आदमी जहां पर भी था उसने अपने हिसाब से एक्टिविटी की और अपने हिसाब से उस आंदोलन को मोटिवेट किया, और वो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए जो है सो अपने तरीकों को इस्तेमाल कर। कहीं कोई गाइडलाइंस, जनरल गाइडलाइंस नहीं था, कोई जो है सो नेतृत्व था ही नहीं, संगठन भी एक दूसरे से जो है सो बहुत कनेक्शन नहीं था। लोगों को लगता था कि ये करना चाहिए, अंग्रेजों को हम किस तरह से भगाएं, ये सोच के जो है सो चल रहे थे। तो माने इसमें जो है सो एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि ये जनता का स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। दूसरी बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि इसमें साधन साध्य का कोई लिमिटेशन लोगों ने अपने ऊपर नहीं रखा था, और उद्देश्य सिर्फ एक था कि जो है सो अंग्रेजों को भगाया जाए। तो नेचुरल है यहाँ पर कि जो है सो दमन की कार्यवाही जितना तेजी से आंदोलन चला उतना ही तेजी से दमन की कार्यवाही भी हुई। तो इसलिए बहुत सारे जो है सो लोग इसको असफल भी मानते हैं आंदोलन को। संगठनात्मक तौर पर अगर देखिए तो कांग्रेस काम नहीं कर रही थी। कांग्रेस का जो है सो बहुत ही माने लोअर नेतृत्व इसमें इन्वॉल्व था। कांग्रेस के लोग इन्वॉल्व थे, लेकिन कांग्रेस का संगठन इन्वॉल्व नहीं था। मुस्लिम लीग ने इस पूरे आंदोलन का विरोध किया था। कम्युनिस्ट पार्टी ने भी इस आंदोलन को, जबकि वो जन आंदोलन था, उसके खिलाफ थी। तो वैसी स्थिति में देश की 3 शीर्षस्थ पार्टियां इसमें कोई गतिविधि नहीं दिखा रही थी। तो ये सब कुछ बिल्कुल जो है सो जनता का आंदोलन था, और इस मामले में वो जो है सो पूरे भारत के अब तक के हुए आंदोलनों में सबसे विशिष्ट था। इसके पहले कभी भी भारत की स्वतंत्रता की मांग नहीं की गई थी। आप जानिए, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो उसमें हम लोग जो है सो सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते हैं। उसके बाद जो है सो पूर्ण स्वराज डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे थे 1930 में जो है सो। लेकिन जो है सो पहली बार ऐसा हुआ जबकि लोगों ने सीधे सीधे कहा कि हमको कोई बात, दूसरा बात पर कॉम्प्रोमाइज करने का जरूरत नहीं। तो इस तरह से ये आंदोलन सबसे अलग था, और बिहार का इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। कहीं ना कहीं ये मानसिक दबाव, ये मान लेते हैं कि जो है सो अगर इम्प्लीकेशंस के हिसाब से देखें तो ये असफल ही है, लेकिन इसका मानसिक प्रभाव इतना ज्यादा पड़ा कि इंग्लैंड के लोगों ने
अपने लोगों को वापस बुलाने के लिए जो है सो वोट भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में दे दिया और इटली को जिता दिया। तो अ, असफल होते हुए भी यह आंदोलन अपने लक्ष्यों को पाने में कुछ न कुछ तो सफल जरूर रहा। आशा है इस डिस्कशन के माध्यम से आप जो है सो इस इसके बारे में कुछ समझ पाने में समर्थ हुए होंगे। धन्यवाद।